आज राजधानी जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए आरोप पर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक जिम्मेदार नेताओं में आते हैं। इस तरीके से किसी पर बुनियाद आरोप लगाना, वह भी बगैर किसी तथ्य के, यह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शोभा नहीं देता। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि उन्होंने पब्लिकली आरोप लगाए हैं तो पब्लिक के बीच जवाब देना जरूरी है, और अगर किरोड़ी लाल मीणा को और तथ्य चाहिए तो हम उनको भी अपने तमाम सबूत पेश कर सकते हैं। जामिया हिदायत मोहम्मद अब्दुर्रहीम की तरफ से बनाया गया था। वक्फ बोर्ड में 16 मार्च 1974 को पंजीबद्ध हुआ था। उस वक्त से ही जामिया हिदायत का फाउंडर मुतवली हूँ और हमारा वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, और उनको द्वारा लगाए गए तमाम इल्जाम बेबुनियाद है। मंदिरों की जमीन को बेचना, वक्फ की जमीन को बेचना, यह सब इल्जाम बेबुनियाद है। किरोड़ी लाल मीणा जी को पहले तमाम तत्वों की जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही इल्जाम लगाएं। और किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो वीडियो जारी किया है वह मौलाना फजलुर रहीम का नहीं बल्कि उनके भाई का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आरोपों को मौलाना फजलुर रहीम ने नकारा है। 30 सितंबर 2024 को माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे और वेग एलिगेशंस लगाए हैं, जिसका मैं पॉइंट वाइज हर एलिगेशन का जवाब आपको देना चाहता हूं। पहला एलिगेशन तो उन्होंने ये लगाया कि वक्फ की जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी फजलुर रहीम साहब बेच रहे हैं। ये इल्जाम सरासर झूठा और बेबुनियाद है। जामिया हिदायत की वक्फ प्रॉपर्टी, जामिया हिदायत वक्फ सन 1972 में फजलुर रहीम के फादर ने क्रिएट किया था रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जो कि सब रजिस्ट्रार जयपुर सिटी में 11/12/1972 को रजिस्टर कराया गया था, जिसमें वो खुद मुतवल्ली थे। उनके साथ उनके दो बेटे फजलुर रहीम और अताउर रहीम साहब मुतवल्ली थे। तब से फजलुर रहीम साहब उसके फाउंडर मुतवल्ली हैं। उसके बाद में मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया हिदायत के लिए मैक्सिमम प्रॉपर्टीज परचेज करी और उन सभी प्रॉपर्टीज का वक्फ बोर्ड में धारा 26 और धारा 37 में इंदराज करवाया। और इस वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर इनके भाई जियाउर रहीम, नदीम रहीम और रिजवान, फहद रहीम, शकील, ये फर्जी इकरारनामे करके प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बाबत और इस पे जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर हमने एफआईआर जयसिंहपुरा खोर थाना में इन सभी के खिलाफ दर्ज करा रखी है, जिसकी कॉपीज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप लोग चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। फोल्डर में है, बाकी फोल्डर में भी आपको प्रोवाइड की गई है। फजलुर रहीम साहब ने कोई भी इकरारनामा, कोई भी सेल डीड या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी दस्तावेज किसी भी वक्त प्रॉपर्टी के बेचान बाबत एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो किरोड़ी लाल जी मीणा का ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद और अनफाउंडेड है कि इन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी बेच दी। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो वो पेश करें ओपनली। हम पेश कर रहे हैं। हमने जिन जिन लोगों ने फर्जी इकरारनामे करे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जो ट्रेस पास कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो वक्फ प्रॉपर्टी से मुतालिक हमने एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पब्लिक नोटिस भी अखबार में जारी पब्लिश करवाए हैं, जिसमें आम पब्लिक को नोटिस दिया है कि कोई भी आदमी जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी किसी से भी परचेज नहीं है, कोई भी परचेज नहीं करे। कोई भी आदमी इंक्लूडिंग खुद फजलुर रहीम साहब भी जामिया हिदायत की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते।
तो पब्लिक को हमने कॉशन किया है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। ये टाइम टू टाइम हमने बहुत सारे अखबारों में पब्लिश कराते रहे। और तो ये कि वक्त की जमीन में बेची जा सकती और है। दूसरा मैं आपको कानूनी एतबार से बताऊं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक बार वक्फ कर दी जाती है तो उसका किसी भी तरह से बेचान नहीं किया जा सकता। ये धारा 51A वक्फ एक्ट के अंदर वॉइड ट्रांजैक्शन होता है। वॉइड ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी लिखा पढ़ी कर लो आप, वो कागज जीरो वैल्यू है उसकी, वॉइड है वो, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बेची जा सकती है, उसका ट्रांजैक्शन जीरो होता है। तो पहला एलिगेशन जो माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने लगाया कि वक्फ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ट्रेस पास करा रहे हैं, ये टोटल बेबुनियाद है। हम तो उल्टे वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं और कोर्ट में केस भी कर रहे हैं। इन वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वक्फ ट्रिब्यूनल में अभी केस पेंडिंग है, इसलिए इससे ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकते। अब माननीय करोड़ी लाल जी मीणा ने दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि 1400 बीघा मंदिर माफी की जमीन इन्होंने बेच दी। ये टोटल झूठा एलिगेशन है। मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहीम साहब ने जामिया के लिए करीब 20-25 बीघा जमीन मानपुर सड़वा में परचेज की है। मानपुर सड़वा में जो जमीन है, आपको मालूम है एग्रीकल्चर लैंड का रिकॉर्ड जमाबंदी में होता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है उसको। जमाबंदी में जो रिकॉर्डेड खातेदार है, जमाबंदी में जो रिकॉर्डेड खातेदार है, उससे रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए इन्होंने 20-25 बीघा जमीन खरीदी है। उसके बाद उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में नामांतरण करवा के जामिया के नाम दर्ज कराई है, जिसकी सेल डीड और नामांतरण के कागज हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है। जमाबंदी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सेल डीड सब सारी मौजूद है। ये 1400 बीघा का फिगर मंदिर माफी की जमीन का टोटल फेक है, झूठा है। और इसके बारे में भी एडिशनल कलेक्टर नंबर 2 के यहाँ रेफरेंस पेंडिंग है, जो केस चल रहा है। मंदिर माफी की जमीन के लिए मैं आपको कानूनी स्थिति एक बार बता दूं। 1952 में राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 आया था। उसमें जो भी जागीरदार थे उस वक्त, उनकी सबकी जागीरदारी खत्म करके गवर्नमेंट ने वो सारी जमीनें एक्वायर कर ली थी। सिर्फ उन जमीनों पर जो काश्तकार खेती कर रहे थे उनको खातेदारी राइट्स दिए गए थे, और उन खातेदारी राइट्स जिनको मिले थे उनको बेचने का अधिकार था उस प्रॉपर्टी का। उन खातेदारों से आगे जमीन खरीदी है, उसका मंदिर माफी से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर माफी की जमीन तो 1952 के एक्ट के तहत गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। इसलिए माननीय करोड़ी लाल जी का ये एलिगेशन के मंदिर माफी की जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ये टोटल फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्या सर आप सोसाइटी, आपकी जो संस्था है, आपने कहीं हमने यूनिवर्सिटी से एमओयू किया हुआ है शैक्षणिक योग्यता के लिए, तो क्या आपका सोसाइटी एक्ट में पंजीयन है? तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है सोसाइटी एक्ट के नियमानुसार क्या उससे पंजीबद्ध है? पहली चीज। सेकंड बात यह कि जो आपने करोड़ी लाल जी का आरोप लगाए, ये आपने भी बयान दे दिया, उन्होंने भी दे दिया, हमारे जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? तीसरी बात ये आती है कि ये जो चीजें हैं, क्या आप उसका मीडिया ट्रायल कराने के लिए जो चीज अदालत में है, आपने उससे बात कही है, क्या मीडिया को जो 152 बीघा जमीन है उसमें तक ले जा सकते हैं आप? एक एक करके आप क्वेश्चन थे, ताकि मैं उसका एक साथ 4-5 क्वेश्चन थ्रो कर देंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारी संस्था है वो वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, 600 नंबर पर वो रजिस्टर्ड है,
और उसकी तारीख है, इसके रजिस्ट्रेशन आपको डॉक्यूमेंट में दिया गया है। डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 152 बीघा जमीन ओपन लैंड है, आप चाहो तो उसको विजिट कर सकते हो, दिल्ली रोड के ऊपर है वो। और फिर भी अगर उनको ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का ऑर्डर है, वोलेशन किया है, तो वो गवर्नमेंट की एसएलपी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाते? गवर्नमेंट की अपील है, गवर्नमेंट की अपील में स्टेटस को का ऑर्डर दिया है, उनको लिबर्टी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगावे। जिसने भी कंटेम्प्ट करिए, ही विल फेस इट्स म्यूजिक। मेरा सवाल ये था, हाँ। सुन नहीं पाए होंगे, वापस आपको कि जब हम कोई एजुकेशन संस्था चलाते हैं, हाँ। तो नियमानुसार उसका सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं, सोसाइटी एक्ट आप बात सुनिए, तो होना आवश्यक है, क्योंकि जो आप यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, सोसाइटी एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें पूरी प्रॉपर्टी आपकी सोसाइटी एक्ट के अनुसार उसमें होनी चाहिए समिति के नाम से। सर्च करो, ये हमारे वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है। सोसाइटी एक्ट में कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो सोसाइटीज एक्ट में दिए हुए हैं। अगर मान लो हमारी सोसाइटी और मैं रजिस्टर्ड नहीं कराता हूं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है सोसाइटीज एक्ट में, कि मैं मेरी सोसाइटी की तरफ से किसी के खिलाफ दावा नहीं कर सकता। तो जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के, वो उस एक्ट में ही दिए हुए हैं। करोड़ी लाल जी पे कार्रवाई करने के बारे में हम अभी विचार विमर्श करेंगे। हमारा मकसद किसी को गलत बयानी के लिए पनिशमेंट करना नहीं है, हमें हमारी साफ गोई जाहिर करनी है आपके सामने कि ये बयान गलत है और कोर्ट डॉक्यूमेंट से ये साबित है। जरूरी नहीं कि हम उनके लिए कोई प्रोसीड ही करें। करोड़ी लाल जी हमारे लिए बहुत बाइज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने ऊंचे पद पर हैं कि अगर हमको बुला के क्लियरिफिकेशन ले लेते तो हम सारी बातें हमको क्लियर कर देते हैं, और अभी भी अगर कोई मौका आएगा तो हमको क्लियरिफाई कर देंगे। हमारा कोई उनके खिलाफ कोई अदालत में जाने का ऐसा कोई प्रोग्राम है, लेकिन उन्होंने चूंकि इतने गंभीर इल्जाम लगाए हैं तो उसका क्लियरिफिकेशन करना भी जरूरी है। गंभीर इल्जाम हैं, वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो सबको बताना भी जरूरी है कि सही स्थिति क्या है। तो क्या सर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए? इसके अलावा उन्होंने एलिगेशन लगाए कि ये जामिया हिदायत ट्रस्ट और मौलाना अब्दुल रहमान एजुकेशनल ट्रस्ट खाड़ी और विदेशी से हजारों करोड़ सालाना चंदा ला रहे हैं, एफसीआरए का वॉयलेशन कर रहे हैं। विदेश से किसी भी संस्था को कोई भी चंदा आता है तो उसके लिए उस संस्था को होम मिनिस्ट्री में एफसीआरए डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाना पड़ता है। जो भी चंदा आता है उसकी पूरी डिटेल वहां सबमिट करनी पड़ती है। हमने मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट और जामिया हिदायत ट्रस्ट का पिछले सालों में जो भी चंदा आया उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री में पूरा अकाउंट्स दिया है, और पिछले 4 सालों में एक भी रुपया फॉरेन डोनेशन के तौर पर किसी भी कंट्री से नहीं आया है। ये बात समझ से बाहर है कि एक राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री बिना तथ्यों को वेरीफाई करे मन मर्जी आए जो स्टेटमेंट दे दे। वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके अलावा उन्होंने एक आरोप लगाया, बॉम्बे में आदिवासियों की जमीन बेच दी। बॉम्बे में आदिवासियों की जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना वो हमारे वक्फ से रिलेटेड है, ना हमारे किसी फ्रेंड से रिलेटेड है। और फिर बॉम्बे में किसी ने कोई आदिवासी जमीन बेच दी, उसके क्या पर्टिकुलर्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, किसको बेच दी, कैसे बेच दी, हवा में जो मर्जी आए एलिगेशन लगा दिया। अगर आप ये कहते हो बॉम्बे में आदिवासी की जमीन बेच दी, तो आप उसके बेचान के डॉक्यूमेंट्स पेश करो, कौन सी प्रॉपर्टी है वो पेश करो। हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है आदिवासियों की से रिलेटेड, ना हमने बेची। ये बिल्कुल बेसलेस और झूठा एलिगेशन है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये साहब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, अशोक गहलोत से मिल रहे हैं,
स्टॉलिन से मिल रहे हैं, कई नेताओं के नाम लिए। बेशक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी होने के नाते वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो भी ऑब्जेक्शनेबल प्रोविजंस हैं उनको हमारे नेताओं को बताना आवश्यक है, ताकि वो पार्लियामेंट में उस एक्ट के ऊपर, बिल के ऊपर डिबेट कर सकें। इसलिए उनको सही स्थिति बताना जरूरी है। आपको भी सही स्थिति इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप पब्लिक डोमेन में उस चीज को रखो, सही चीज आवे। वो ये कहते हैं ये मोदी जी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये बेवजह गलत एलिगेशन है। हम तो जो विरोधी कांग्रेसी नहीं, बीजेपी वालों से भी मिल रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उस कमेटी के चेयरपर्सन है जगदम्बिका पाल, जो बीजेपी के एमपी है। उन्होंने भी फजलुर रहीम साहब को इनवाइट किया इस बिल को डिस्कस करने के लिए। ये उनके साथ फोटो है। एक मिनट दिखा दीजिए, एक मिनट। हाँ, सब तरफ दिखा दूंगा, डोंट वरी। उनका कहना है मोदी जी के विरोध में मुस्लिम्स को भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे साहब, मोदी जी के विरोध में ये जगदम्बिका पाल जी भी हैं क्या? ये तो बीजेपी के एमपी हैं, जेपीसी के मेंबर हैं, चेयरपर्सन है जेपीसी के। तो हम हर पार्लियामेंटेरियन को बता रहे हैं कि वक्त जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है इसमें क्या खामियां हैं, और ताकि वो लोग पार्लियामेंट में उस पर डिबेट कर सकें और एक सही और अच्छा कानून बन के सामने आवे। आप हर चीज को अपनी मनमानी तौर पर क्यों लाना चाहते हो? अगर उसमें कोई बेटरमेंट की गुंजाइश है कलेक्टिव डिस्कशन से, तो उसको विरोध क्यों समझते हैं? तो अगर मोदी जी के विरोध में होता तो ये जगदम्बिका पाल जी क्यों हमारे साथ बुलवाते और फोटो खिंचवाते साहब? और हमें भी डेमोक्रेसी के अंदर अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे कि हमारे खिलाफ कोई अगर बिल आ रहा है, कोई आ रहा है, तो हम उसको शांतिपूर्वक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बतावें। इसमें कोई सरकार का विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। इसलिए जो इसमें जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 सितंबर में, वो सारे के सारे एलिगेशंस झूठे और बेबुनियाद हैं। और क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मुकदमे वक्फ बोर्ड में, हाई कोर्ट में और रेवेन्यू कोर्ट्स में चल रहे हैं, इसलिए और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने पीसफुली इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है। इसका करेंगे बाद में, अभी हम विचार करेंगे। ठीक है जनाब, ठीक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग। तो उनसे चाहेंगे, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो या तो आप उनको माफ करो या फिर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। ऐसा कोई जरूरी ऑप्शन नहीं है। आप जो ऑप्शन दे रहे हैं ये सही नहीं है। हम चाहेंगे कि उनसे मुलाकात हो, हम और ज्यादा क्लेरिफाई करें उनको। वो हमारे एक माननीय मंत्री हैं, तो हम उनसे ये चाहेंगे कि उनका जहन साफ हो जाए। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं क्या कि मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे? नहीं, गलत बात है, आप बिल्कुल गलत बात है। आप वर्ड फीड मत कीजिए, हाँ अपने वर्ड हमारे मुंह में मत रखिए। जी। हम क्या करेंगे? फजलुर रहीम साहब से सवाल है मेरा। मैं आंसर कर रहा हूँ, मैं आंसर कर रहा हूँ। हमने